हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आने वाली 25 तारीख को आपका HSSC लेने जा रही है। ग्रुप 56 और 57 के एग्ज़ाम कल ख़त्म हो चुके हैं और बहुत से बच्चे अब हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए हैं। तो उन्हीं के लिए मैं आज यहाँ पर स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो HSSC बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको आज की क्लास में रिवाइज कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं फटाफट से आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आज भी। और चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसका आपको वर्गमूल बताना है। 1471 369, तो इस संख्या का वर्गमूल आपको बताना है। ये HSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी स्क्वायर रूट बताना है। 1471 369। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, उसका मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ वो भी। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो फटाफट एक बार 1 से 10 तक लिख लेते हैं। स्क्वायर 3 का हो गया आपका 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, ये आपका 81 और 10 का 100। सिर्फ इतना अगर आपने इन्हीं पर बेस्ड आपके सारे स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट है और इससे ही आपका आंसर निकलेगा। कैसे, जैसे कि मैंने आपको यूनिट डिजिट मेथड बताया हुआ। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9। अब 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, सबसे पहले आपको वो देखना होगा। एक तो मैं देख सकता हूँ 3 के स्क्वायर में मेरे पास 9 आ रहा है और एक आ रहा है 7 के स्क्वायर में। मतलब क्या है इसका, कि जो आपका आंसर आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट आएगी, या तो वो 3 होगी या 7 होगी। इतना क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी, या तो 3 आएगी या फिर क्या आएगी आपकी 7। अब बात करूं मैं जो आपको ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1413, बी है 1312, सी है 1412 और डी है आपका 1213। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऑलरेडी आपका एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट आएगी 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ 9 ही है। 7 भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है 7। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बच गए, ए और डी। या तो 1413 होगा आंसर या 1213, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 1413 होगा या 1213 ये कैसे पता चलेगा। देखो, एक है आपके पास 1413, दूसरा ऑप्शन जो बचा वो है हमारा 1213। तो इस चीज को ध्यान से आप समझें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पहली चीज तो होगी। अब सेकंड क्या है, अब उठाओ आगे वाले जो 2 डिजिट है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 14 का 196। तो इसका अगर आप स्क्वायर करो तो 196 से बड़ा ही आएगा। क्या ये 196 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये दिख रहा है 144 इसके करीब, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1213। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को मेथड अच्छे समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। कई बार ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें चारों में यूनिट डिजिट अलग होती है, फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए कि जिसके लास्ट में 3 है वही आपका आंसर है। अब इसने 3 वाले यहाँ पे 2 दे दिए, तो हमने आगे वाले फिर 2 डिजिट से उठा लिया, उनका स्क्वायर आप जानते ही हैं क्या होता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से ना करके जो शॉर्टकट मेथड होते हैं वो आप अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम को कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी साथियों को समझ आ गया होगा। चलें अब आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों,
अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से देख लेते हैं। तो सेकंड में कह रहा है 2744 का घनमूल बताओ। अब क्यूब रूट बताना है आपको, सेम यही मेथड अप्लाई होगा। किसका बताना है? 2744 का क्यूब रूट आपको बताना है। क्यूब रूट यानी अब आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, सेम मेथड। उसका भी यूनिट डिजिट आपका काम करेगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का आपका 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है हमारा 512, 9 का होता है 729 और 10 का 1000। ये क्यूब्स आपको आते होंगे। इसी के बेस पे आपको अब इसका आंसर निकालना है। तो एक बार खुद से आप सॉल्व करें, फिर मैं करा देता हूँ आपको। और एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इतनी देर में तो उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा। अब मैंने क्या कहा था, यूनिट डिजिट चेक करनी है। अब इसमें यूनिट डिजिट है हमारे पास 4, तो किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 4 आए, वो आपको चेक करना है। क्या यहाँ 4 है? नहीं है। एक तो है हमारे पास 4 में, उसके अलावा कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। कहीं यूनिट डिजिट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। यानी आंसर क्या होगा? ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट हो हमारे पास 4, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 14। तो ऑप्शन नंबर है 14 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744, और 2744 का क्यूब रूट क्या हो गया? 14। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना। यही चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, कई बार ऐसे ऑप्शन दे देता है, चारों डिफरेंट होते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट से आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपने देख लिया, यूनिट डिजिट से आपका आंसर आपके सामने, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन यहाँ सोल्व होगा। चलें साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि a प्लस बी का 10%, a माइनस बी का 50% है, तो a रेशो b बताना है। अब आपको लैंग्वेज के हिसाब से नोट करते चलना है जो भी आपको टर्म्स गिवन है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या कह रहा है? a प्लस बी का 10%, a प्लस बी लिख लिया, इसका 10%, बिल्कुल बेसिक में बात करूं तो किसके इक्वल है? a माइनस बी के 50%। ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड बताया है जो आपको लैंग्वेज गिवन है। a प्लस बी का 10% a माइनस बी के 50% के इक्वल है। a रेशो b बताना है। जो कट सकता है वो काट, तो 0 से 0 कट गई, क्या बच गया यहाँ पे? a प्लस बी, और यहाँ a माइनस बी इंटू में 5। a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। a वाले को इधर ले जाऊं, 4a इज इक्वल टू 6b। a और b का रेशो कितना आ रहा है हमारे पास? 6:4 या फिर 3:2। आपका आंसर आपके सामने। तो इस टाइप के क्वेश्चन HSSC पूछ लेता है। बस आपकी जो नंबर्स आपको गिवन है ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 3:2 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो फोर्थ में कह रहा है एक व्यक्ति एक काम को 15 दिन में कर सकता है, उसके पिता उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? अब तक जितने भी कल का चाहे एग्जाम हो, ग्रुप नंबर 57 का, परसों 56 का हो, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर पूछता है HSSC। तो इस वाले आप
मेथड को जरूर अच्छे से लगा के जाएं, टाइम एंड वर्क को। क्या कह रहा है, एक आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, उसका पिता 20 दिन में और उसका बेटा 25 दिन में। तो अगर उस आदमी की बात करूं, उसको एक्सलेट कर लूं, 15 दिन में कर रहे हैं। उसका फादर 20 दिन में और उसका बेटा 25 दिन में। तो ये आपको गिवन है। ठीक है साथियों, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ही मेथड बताया, वो होता है हमारा एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड क्या कहते हैं, तीनों का आपको एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आएगा, ये आ जाए आपका 12 और हो गया आपका 60, 300 आ जाएगा आपका एलसीएम। ये आ गया 12, 15 और ये आएगा आपका 20। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिन में काम पूरा होगा, तीनों मिलकर करें तो। टोटल वर्क, कुल आपका कार्य कितना है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, कुल क्षमता कितनी है, ये फॉर्मूला होता है आपका। कुल काम कितना है, 300। कुल एफिशिएंसी 20 + 15 + में 12, 47। तो 300 डिवाइड बाय 47 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आ जाएगा 6:2, ये हो गया 4 6 24 और 7 6 42, 18 डिवाइड बाय 47। तो इतना टाइम उनको लगेगा इस काम को करने में, अगर तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन की तरफ अगर बात करूं तो उसमें आपको दिया हुआ फर्स्ट 6 दिन पूरे तो लग नहीं रहे, 6 से ज़्यादा लग रहे हैं। तो 6.4 वाला जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्वेश्चन भी और ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये भी सेम टाइम एंड वर्क आपका इसी मेथड पे बेस्ड। क्या कह रहा है, ए + बी कर रहे हैं 4 दिन में, ए कर रहा है 12 दिन में, बी का बताना कितने दिन में करेगा। सेम मेथड आप अप्लाई करें, एफिशिएंसी भाई एलसीएम मेथड लें। अब बी कितने दिन में करेगा, दिन निकालने का मैंने क्या मेथड बताया था, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो अब बी की आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो यहाँ 12 एलसीएम ले लूँ, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 3। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, 1, और ए + बी दोनों की आ रही है मेरे पास 3, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी बच गई, 3 - 1 2। आपसे पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 12, टोटल एफिशिएंसी बी का पूछा तो बी की रखेंगे 6 दिन। 6 दिन में बी अकेला उस काम को कर देगा। तो ये सबसे सिंपल मेथड है आपका एलसीएम मेथड। आपको कुछ नहीं करना, जितने दिन दिए उनका एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी निकल आएगी जो भी पर्सन्स या गिवन है आपको, बस उसके बाद टोटल काम को एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, दिन निकल के आ जाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार फटाफट से आप सेशन को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट में कह रहा है 2 संख्याओं का योग 184 है, यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ जो स्टेटमेंट गिवन है लाइन बाय लाइन आप नोट करते चले। क्या कह रहा है, सबसे पहले जैसे 2 संख्याओं का जो सम है 184 गिवन है, तो संख्याएं में ए और बी लेट कर लूं, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। ये आपको गिवन है 2 का सम 184। अब क्या कह रहा है, यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है। एक का 1/3 मान लो, पहली का 1/3, दूसरे का 7वां भाग इससे 8 अधिक है। बस यहीं तक आपको समझने की जरूरत है, आगे तो आपके पास कैलकुलेशन है।
यहाँ तक मेरे सभी साथियों को समझ आ गया। तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1 का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसको एक बार सोल्व कर लूँ मैं, तो a/3 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लूंगा, b/7 प्लस 56। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7a इज इक्वल टू 3b प्लस में 56 इंटू 3, ये आ गया आपका 168। और मेरे पास दो इक्वेशन आ रही है, फर्स्ट तो ये वाली, सेकंड ये वाली। दो ही वेरिएबल है आपके पास a और b, तो सोल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड लगा दें, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे वो आप लगा सकते हैं। तो चलिए सोल्व कर देते हैं। a प्लस b 184, 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 168। तो अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करूं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया 7b और 184 इंटू 7, कट गया ये, यहाँ प्लस हो जाएगा, 7b प्लस 3b 10b इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका माइनस होगा, 184 इंटू 7 माइनस 168। अब इस कैलकुलेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 7 का मल्टीपल है, तो क्या करूँगा, 7 कॉमन ले लूँगा, 184 माइनस 24। तो देख सकते हैं आप, एक इस कैलकुलेशन को करते, एक ये बिल्कुल आपकी शॉर्ट कैलकुलेशन होगी, कितना आपका टाइम सेव होगा। 10b इज इक्वल टू 7 इंटू में कितना बच जाएगा, 160। 10b इज इक्वल टू 1120, 0 से 0 कट गई, b की वैल्यू निकल के आ गई 112। हमसे पूछा छोटी संख्या बताओ। अब दोनों का सम 184 था, अकेला b 112 है, तो क्या बच गया, a प्लस b 184, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 112, बस a निकाल दूंगा यहाँ से। a छोटी संख्या है दोनों में, 184 माइनस 112 कितना आ गया, यहाँ आपके पास बच गया 2, 7, 72, तो a की वैल्यू आ गई 72। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, 70। तो ये क्वेश्चन था जो HSSC ने पूछा था। तो सबसे पहले आप जब भी स्टेटमेंट को रीड करें तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स लग रही है उन्हें आप नोट करते चलें साथ के साथ, ताकि दोबारा आपको स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चले तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है 72, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी भी मेरे साथी को कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक कमेंट का सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप अपने जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी HSSC के द्वारा पूछा गया हाल ही के दिनों में। तो एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम इसी मेथड पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया। स्टेटमेंट को रीड करो, खुद से आप पहले सोल्व करें। उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा सभी का। सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है। अंतर 11 और उनके योग का a प्लस b योग हो गया, 5वां भाग 9 है। बस यही आपको नोट करना है, उसके बाद स्टेटमेंट को आपको रीड नहीं करना। सिर्फ उसने क्या पूछा, संख्याएं बताओ। कर दो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस b इज इक्वल टू 45 और a माइनस b 11 हमें गिवन ही है, कितना आ जाएगा।
तो जब भी ऐसे आपको दो इक्वेशन मिल जाए, दो वेरिएबल हो, तो इसको कैसे आपको सोल्व करना है, क्या करना है, मान लो ए निकालना है आपको, क्या लिखूंगा 2a, क्योंकि a प्लस ए, यहाँ से a जोड़ दिए, यहाँ से इनको जोड़ दो, इक्वल टू 56। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 28। अब a 28 आ गया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस बी 45 था ना, तो b कितना आएगा 45 माइनस 28 17। तो संख्याएं क्या निकल के आ रही हैं, a इज इक्वल टू 28 एंड b इज इक्वल टू 17। आपका आंसर आपके सामने। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी 28 और 17 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 3 कारों की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो गति का अनुपात यानी स्पीड दी हुई है तीनों की, 2, 3, 4। टाइम का अनुपात बताना है यानी T1, T2 एंड T3, ये आपको बताना है। तो जिसने भी डिस्टेंस और स्पीड का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या, जो स्पीड होती है वो रेसिप्रोकल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसकी, टाइम की। टाइम या स्पीड आप कुछ भी बोलें कि टाइम क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, स्पीड का। क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है कि जो दूरी होती है समय इंटू चाल। अब डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है लेट कर लो, तो टाइम क्या आ जाएगा नीचे, तो एस क्या आ गया 1/t। तो यही यहाँ पे चीज पूछी है। अब तीनों की स्पीड दी हुई है, हमें निकालना है टाइम। तो कैसे निकालूंगा, आपको इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम देख सकते हैं आपका आएगा 12। 2 से 12 को डिवाइड करूं तो 6, 3 से करूं तो 4 और 4 से करूं तो 3। 6, 4, 3 आपका आंसर आपके सामने। तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का। बस आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखें। ऑप्शन नंबर सी 643 आपका क्या है करेक्ट आंसर। अब एक चीज और आपको बता दूं, मान लो अब यहाँ तो आपको क्या थी, 3 स्पीड गिवन थी, मान लो 2 स्पीड गिवन है, ये दे दी कोई भी 2 स्पीड लेट कर लो 7 और 5। ये कह रहे हैं इनकी स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो बताओ। तो 2 तो क्या कर दो डायरेक्ट 5 और 7 अपोजिट कर दो। क्यों हुआ, चाहे एलसीएम लेके देख लो, 35 आएगा। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35। तो जब भी 2 स्पीड गिवन हो, टाइम दे दे स्पीड पूछ ले रेशियो, तो उसका अपोजिट कर दो, या फिर स्पीड दे दे टाइम आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराए हैं मेरे सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि कोई राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। क्या कह रहा है, कोई राशि डबल हो रही है 10 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर बतानी। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, पहले एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा दूं। PRT/100। P क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, शुरुआत में जो आपके पास धन होता है। R होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर। T होता है हमारे पास टाइम यानी समय। ये एक ही फॉर्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का होता है और पूरा साधारण ब्याज इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब क्या कह रहा है, कोई राशि 10 वर्ष में क्या हो रही है दुगनी। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे आपको दिया क्या हुआ है 10 वर्ष यानी टाइम दिया हुआ 10 ईयर्स। राशि नहीं पता हमें यानी प्रिंसिपल नहीं पता, तो x मान लो। 10 वर्ष में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो हमें क्या चाहिए अब ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 से 2 हो रही है यानी
पहले अगर x थी तो अब कितनी हो रही है 2x। यही तो है दुगनी का मतलब, 10 वर्ष में दुगनी हो रही है। पहले x थी अब 2x हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा अमाउंट, जो आपको 10 साल बाद अमाउंट मिल रहा है जिसमें प्रिंसिपल इंक्लूड है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपका हो। तो अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कितना आएगा 2x माइनस एक्स। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है x, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह x पुट कर दूं। मूलधन कितना है, वो भी x है हमारा। रेट आपको निकालनी है तो आर ही रहने दो। टाइम आपको गिवन है 10 साल, डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट गई, x से x कट गया, रेट कितनी आ गई 10%। आपका आंसर आपके सामने। ये तो था बेसिक मेथड। अब इन क्वेश्चंस को शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, कोई राशि डबल हो रही है, 1 से 2 हो रही है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है 1। किसके रिस्पेक्ट में, देख सकते हैं आप, 1 के रिस्पेक्ट में। एक ही मूलधन था, एक ही ब्याज मिला, लेकिन वो एक ब्याज कितने साल पे मिला, 10 साल में अगर एक ब्याज मिल रहा है तो 1 साल का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है इंटू 100। तब भी आप देख सकते हैं 10%। ये शॉर्टकट मेथड कि 10 साल का ब्याज कितना है 1, तो 1 साल का कितना होगा 1/10 इंटू 100, 10%। आपका आंसर आपके सामने। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये भी सभी साथियों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन से। जिस भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि किस अनुपात में मिलाया जाए, चाहे वो चावल हो, दूध और पानी हो, तो किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि किस अनुपात में मिलाया जाए, वहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना कि हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट जो है वो लगेगा। क्या था, 28.80 वाले को 22.80 वाले चावल के साथ मिला दिया और टोटल जो कॉस्ट है कितना हुआ 25.20। तो वो कह रहा है किस अनुपात में, किस रेशो में मिलाया, कि कितने पार्ट तो आपने इसके डाले 28.80 के, कितने पार्ट आपने 22.80 के डाले, तो वो एलिगेशन से निकल आएगा। 28 में से इसको आप माइनस कर दें, कितना बच रहा है मेरे पास 25 और 3 आपका 28, 3.60। 25 में से इसको घटा दें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.40। 0 से 0 कट गई, 12 से काट दो 2, 12 से काट दिया 3, तो 2:3। इस अनुपात में आपको दोनों चावल को मिलाना होगा जिससे कि आपका रेट जो है क्या निकल के आ जाए 25.20। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2:3 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा हरियाणा पुलिस का स्पेशल सेशन जिसमें मैंने आपको HSSC के वो क्वेश्चंस कराए हैं जो क्वेश्चन HSSC पिछले कुछ एग्जाम्स में बार बार पूछ रहा है, और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी मेरा भाई या फिर मेरी बहन आगे हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो एक बार इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम 25 तारीख को है उससे पहले मैं ऐसे ही आपको 2-4 सेशन और प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कुल मिला के आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने इनको लगा लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।